नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने भी कह दिया है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट वाली पार्टी ही असली शिवसेना है। इसी के साथ शिंदे और उनके अन्य समर्थक विधायकों को विधानसभा से अयोग्य करने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। वहीं ठाकरे गुट के 14 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग करने वाली एकनाथ शिंदे गुट की याचिका भी नामंजूर कर दी गई है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपने इस फैसले में आज कहा कि शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। विधानसभा में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। शिंदे गुट के पास 55 में से 37 विधायकों का समर्थन हासिल है। विधानसभा में शिंदे को शिवसेना नेता चुनना वैध है। भरत गोगावले वैध तरीके से चीफ विप चुने गए हैं। और अपना फैसला सुनाते हुए स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के सामने पेश 1999 का शिवसेना का संविधान ही मान्य होगा। असली पार्टी कौन सी है, ये 1999 के संविधान से ही तय किया गया है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में भी शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, इसी को मान्यता दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि मैं चुनाव आयोग के फैसले से अलग नहीं जा सकता हूं। असली शिवसेना होने का उद्धव गुट का दावा गलत है। बाला साहब की वसीयत को पार्टी की वसीयत नहीं माना जा सकता, ये बात भी कही गई है स्पीकर की ओर से। शिंदे को इसलिए नहीं निकाल सकते कि वो ठाकरे को पसंद नहीं। ये भी आगे कहा गया है कि पार्टी की बैठक में न पहुंचने को बगावत नहीं माना जा सकता है। उन्होंने 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची की बात भी की और कहा कि यह अयोग्यता का आधार नहीं हो सकता है। इस बीच आदित्य ठाकरे ने कहा है कि वो स्पीकर के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। From my analysis, observations, conclusions and findings recorded in paragraph 82 to 144 herein above, I hold that Shinde faction was the real Shiv Sena political party when rival factions emerged on 21st June 2022. और विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को मैच फिक्सिंग बताते हुए संजय राउत ने कहा कि शिवसेना जनता में है और ये कभी खत्म नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा, बहुत बड़ा पुराना सपना रहा था कि एक दिन हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना खत्म कर देंगे, लेकिन शिवसेना ऐसी खत्म नहीं होगी आपके एक निर्णय से, आपके कागज से। तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। क्या शिवसेना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये मैच फिक्सिंग के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। और हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अरुण सावंत जी हैं, प्रवक्ता शिवसेना के, साथ ही किशोर तिवारी जी हैं, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले अरुण जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो संजय राउत है उनको हमने सुना, आदित्य ठाकरे भी कह रहे हैं कि ये जो फैसला है इसको मैच फिक्सिंग उन्होंने कहा है और कहा है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। देखिए, संजय राउत जो हमेशा जिन्हें बड़बोले करके कहा जाता है, वो आए दिन नए नए बयान करने के लिए यहाँ पर मशहूर है। सारा देश उनको इसी के लिए जानते हैं। अभी जब कोर्ट ने निकाल दी है, जब कोई भी निकाल जब उनके विरोध में जाता है तो वो हमेशा ये कहते हैं कि न्यायालय सही नहीं है, न्यायालय ने न्याय देवता का खून कर दिया या लोकशाही का खून कर दिया। और जब फैसले उनके फेवर में आए, इसके पहले भी कई फैसले उनके फेवर में गए हैं, तब वो लोग बोलते कि सही न्याय मिला, हमारा न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास है। अभी जबकि ये शिवसेना जो है, सारे के सारे विधायक, मोर देन 40 विधायक, 13 खासदार और सारे जिला प्रमुख, सारे शिव सैनिक, सारी जनता जब शिवसेना के साथ है, एकनाथ शिंदे जी के साथ है, फिर भी वो उसको मानने को तैयार नहीं। संजय राउत को अगर देखा जाए तो यही प्रमुख कारण है जिसने शिवसेना जो मेन शिवसेना है उसको खत्म करने का काम किया, हमसे 13 विधेयक तोड़ने का काम किया। अब खुशी तो उसमें मुद्दा संजय राउत मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये कि आज जो स्पीकर का फैसला आया है वो प्रमुख मुद्दा, उस पर मैं आऊंगा। मैं किशोर जी के पास चलूंगा। देखिए किशोर जी, आज ये जो फैसला आया, पहले चुनाव आयोग ने कहा जी। अरुण जी, हाँ, अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ,
आपने संजय राउत से शुरुआत की, तो मैं इसीलिए मैंने संजय राउत के ऊपर जवाब दिया। नहीं, मैंने आदित्य अभी ठाकरे का भी मेन नाम लिया मुद्दा था। ये है, हाँ, आदित्य ठाकरे के ऊपर भी बात करूंगा ना मैं। मेन मुद्दा ये है कि असली शिवसेना कौन सी है। तो असली शिवसेना कौन सी है ये तो पहले से मालूम था। शिवसेना, हमारे जो विधायक थे वो अलग थोड़ी टूट कर गए थे दूसरी जगह पे, या दूसरी पार्टी उन्होंने बनाई थी, नहीं बनाई थी। मैक्सिमम जो विधायक थे वो हमारे थे, और हम लोग शुरू से कह रहे कि हम शिवसैनिक हैं, हम किसी पार्टी में जाकर विलीन नहीं हुए थे कि उसको कहा जाए कि अलग से कुछ दूसरा गुट बनाया ये वगैरह। तो आज स्पीकर ने सही निर्णय दिया है सारी बातों को ध्यान में रखते हुए। और आप अगर देखें तो शेड्यूल 10 में जो लिखा था, वो शेड्यूल 10 के विचार को ध्यान में रखते हुए ही आज आदरणीय हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष नार्वेकर जी, उन्होंने ये फैसला दिया है। जी। वो फैसला हमारे फेवर में आया है, तो तुरंत संजय राउत और आदित्य ठाकरे जी उसके ऊपर बयानबाजी करने लगे कि ये झूठा फैसला है, ये न्याय नहीं है, हम नहीं, सुप्रीम ये कोर्ट उनका में अधिकार है जाएंगे। कि वो इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल, कोई भी किसी को बिल्कुल आपत्ति सही है, नहीं होनी चाहिए। करना चाहिए। किशोर जी, यस, बिल्कुल करना मैं चाहिए। अरुण जी आपके पास दोबारा आता हूं। किशोर जी काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। किशोर जी, आपकी टिप्पणी, क्योंकि पहले चुनाव आयोग ने कहा कि जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है वही असली शिवसेना है, आज उसी को आधार बनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने भी कह दिया, और जो विधायकों को अयोग्य करने की याचिका थी उसको भी अस्वीकार कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या है अखिलेश, बहुत सालों से तुम भी राजनीति कवर कर रहे हो जी। और बहुत सालों से मैं भी राजनीति में हूँ। अब बीजेपी ने शिवसेना में फूट डलाई, क्योंकि शिवसेना ने उन्हें डॉच कर कांग्रेस के साथ चली गई थी, तो बदला तो लिया उन्होंने। तो हमारे विधायक तोड़े, विधायक सूरत गए, गुवाहाटी गए, एक एक विधायक जाते रहा। अब यह सब के प्रत्यक्षदर्शी राहुल नार्वेकर थे। अब राहुल नार्वेकर ने जो कोट किया वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन ग्राह्य की जाए, तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जो है, अब इलेक्शन कमीशन कितना फर्जी है देखो ना। तो आपको इलेक्शन कमीशन पे फर्जी लग रहा है? जो भी आपके खिलाफ फैसला थे वो फर्जी। एक मिनट, मैंने बीच में नहीं बोला। मैं ही बोल रहा हूँ, वो नहीं बोल रहे अरुण जी, लेकिन मैं आपको टोक रहा हूँ। आप किसी भी एक संवैधानिक संस्था के बारे में इस तरह से टिप्पणी नहीं कर सकते। अरे भाई, संवैधानिक संस्था का फर्जीवाड़ा, उनकी अपॉइंटमेंट, इस पर तो मेरा अधिकार है, मैं बोलूं। उस पर हम अलग चर्चा करेंगे। हाँ, मैं अभी बोल रहा हूँ ना तुमको कि बोलिए। यही इलेक्शन कमीशन ने 2018 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही 2019 के बी फॉर्म पर ये लोग चुन के आए। उनको वही कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए उद्धव जी को अध्यक्ष माना और सबको प्रमुख माना, और हमारे संविधान सभा का, हमारी कार्यकारिणी का सब कुछ प्रमुख माना। अब वो घटना को ही मानने को तैयार नहीं। तो ये क्या है, देखो किस प्रकार से बीजेपी संवैधानिक पदों का दुरुपयोग कर रही है। इसका क्लासिक एग्जांपल मुझे बताइए। अखिलेश शेड्यूल 10 यानी 85 में ये जो दल बदल कानून आया था, जिसमें ये पावर दिए गए, इसमें तो अभी इसमें रिफॉर्म के लिए हम ही जाएंगे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि स्पीकर कितना समय लगाए, फिर वो पार्लियामेंट का हो या विधानसभा का हो, ये 2 साल तो लगा दिए थे इन्होंने। और उनको तो ये भी सलाह दे दी गई थी कि आपको नोटिस लेने की जरूरत ही नहीं है। ये भी कह दिया गया था उनको, लोकसभा अध्यक्ष का ही उदाहरण देकर ये कह दिया गया था कि आपको नोटिस लेने की जरूरत ही नहीं है, आप क्यों नोटिस ले रहे हैं? नहीं, ये कैसा है कि वो जरा स्पेस हो गई है। ये कैसा है, नीतिमत्ता के लिए बना हुआ कानून है कि पैसे की लालच में या फिर खरीद फरोख्त कर ऐसे विधायक न लिए जाए। और ये जायज बात है किशोर जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि ये संशोधन होना जरूरी है अरुण जी, क्योंकि ये आज आपके पक्ष में चला गया तो आप खुश हैं, कल से आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है कि कुछ विधायक टूट करके अलग हो जाएं और वो जो दल बदल कानून है उसको पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दिया जाए। इस पे किशोर जी की बात बिल्कुल जायज है। अखिलेश जी, सबसे पहले तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि ये जो प्रकरण है उसको दल बदल कानून लागू होता नहीं। हाँ, ये तो कहा उन्होंने। अगर किसी भी पार्टी के 2/3 से ज्यादा विधायक अगर अलग होते हैं तो उनको वो लागू होता नहीं। दूसरी बात, हम जो अलग हुए,
हम किसी पार्टी में गए नहीं, हम तो शिवसेना है, मूल शिवसेना हम लोग हैं। बिल्कुल हम यही शिवसेना बात आज कह रहे हैं। कह दी गई है। पहले चुनाव आयोग ने कहा था, आज विधानसभा अध्यक्ष ने भी कही थी। माफी चाहता हूं अरुण जी, समय की बहुत कमी है। किशोर जी और अरुण जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि आज जो फैसला आया है इसका आगे राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी काफी पहले ही शुरू कर दी थी। इस बार 50% से अधिक वोट पाने का लक्ष्य लेकर वो चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। इसके लिए बीजेपी उन सीटों पर भी फोकस कर रही है जहां वो कमजोर है। क्या है बीजेपी की रणनीति, ये आपको हम विस्तार से बताते हैं। इस बार बीजेपी ने तय किया है कि पिछली बार की तुलना में ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। यह भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन रणनीति में किया गया है। जनवरी के अंत या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में बीजेपी की पहली सूची संभव है। और यह भी बताया गया है कि पहली सूची में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नाम हो सकते हैं, क्योंकि 2019 में भी जब बीजेपी की पहली सूची आई थी, इसमें दोनों ही वरिष्ठ नेताओं के नाम सबसे पहले जारी कर दिए गए थे। पहली सूची में वो सीटें भी हैं जहां पर बीजेपी या तो कभी नहीं जीती या कम अंतर से जीतती आई है। इस तरह की 160 मुश्किल सीटों के उम्मीदवारों का नाम पहली सूची में आ सकता है, ये बीजेपी के रणनीतिकार बता रहे हैं। कमजोर सीटों पर बीजेपी पिछले 2 साल से लगातार मेहनत करने में लगी हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, तब बीजेपी ने कुल 543 में से 436 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 436 में से बीजेपी 133 सीटों पर चुनाव हार गई थी। इसके अलावा 27 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी कमजोर अपने आप को पाती है। तो इस तरह से कुल 160 सीटें हुई, जिनका क्लस्टर बनाकर बड़े नेताओं को वहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमित शाह भी ऐसी सीटों पर उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि पार्टी की हालत वहां पर सुधारें। बीजेपी ने इन्हें 80-80 सीटों के सी और डी कैटेगरी में बांटा है। 40 मंत्रियों को इन सीटों की जिम्मेदारी दी गई। हर मंत्री के जिम्मे 2 से 3 लोकसभा की सीटें आई हैं। महाराष्ट्र और बिहार में अभी गठबंधन के चलते कुछ सीटें इधर उधर हो सकती हैं। इस बार 70 पार और 3 बार से जीते सांसदों का टिकट भी कट सकता है। बीजेपी की कोशिश है कि नए चेहरों पर दांव लगाया जाए। पीएम मोदी 2024 में 50% से अधिक वोट पाने का लक्ष्य दे चुके हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 2019 के मुकाबले इस बार बीजेपी ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी। उसका कारण ये है कि इस बार सहयोगी दलों की जो संख्या है वो कम है। उदाहरण के तौर पर पंजाब में इस बार शिरोमणि अकाली दल नहीं है, बिहार में बीजेपी के साथ जेडीयू नहीं है, 2019 में महाराष्ट्र में शिवसेना पूरी थी, तमिलनाडु में एआईएडीएमके बीजेपी के साथ थी। और 19 की अगर बात करें तो पंजाब में 13 में से 3 सीटें बीजेपी ही लड़ी थी केवल, महाराष्ट्र में 48 में से 25 सीटें ही लड़ी थी, और बिहार में 40 में से केवल 17 ही सीटें लड़ी थी, और तमिलनाडु में तो मात्र 5 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी। इसी तरह यूपी की जो कमज़ोर सीटें हैं उन पर भी खास तौर से फोकस किया जा रहा है। 14 ऐसी सीटें हैं जहां पर पिछली बार बीजेपी हार गई थी। अब उनमें 16 सीटें ऐसी थी जहां पर की हारी थी, और उपचुनाव में अब 2 सीटें जीत करके वो आ गई है। रायबरेली, मैनपुरी, बिजनौर, सहारनपुर, संभल, मुरादाबाद ये पहली सूची में आ सकती हैं। गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, नगीना, अमरोहा, अंबेडकर नगर, इन सीटों को भी पहली सूची में घोषित किया जा सकता है। इसके साथ साथ श्रावस्ती, घोसी, लालगंज सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम पहली सूची में आ सकते हैं। कुछ सीटें इनमें से समाजवादी पार्टी की गढ़ हैं जो बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। इसी तरह बिहार में भी कमजोर सीटों की सूची तैयार की गई है। नवादा, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, मुंगेर, गया ये सारी पहली सूची में आ सकते हैं। ये बीजेपी के सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा सीट कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। यह भी कमजोर श्रेणी में, क्योंकि अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ इसमें भी बीजेपी को बड़ा झटका छिंदवाड़ा में लगा था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को इस सीट की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह केरल में त्रिशूर है, पत्तनमतिट्टा यह सीट है, तिरुवनंतपुरम है जहां पर कि बीजेपी की नजरें हैं। त्रिशूर से बीजेपी सुरेश गोपी को भी टिकट दे सकती है। महाराष्ट्र की बात करें तो बारामती, बुल्ढाना, औरंगाबाद ये बीजेपी कमजोर मानती है। पंजाब में अमृतसर, आनंदपुर साहिब, बठिंडा, गुरदासपुर इन्हें भी पार्टी कमजोर सीटों की श्रेणी में रखती है। तो ये बीजेपी ने कुल मिलाकर के खाका तैयार किया है जिस पर पिछले 2 साल से काम चल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी
और राष्ट्रीय परिषद की बैठक अगले महीने होने जा रही है दिल्ली में 16 से 18 फरवरी में। और ये बताया गया कि देश भर से 2000 से ज़्यादा बीजेपी नेता उसमें हिस्सा लेंगे और जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले होने वाली इस बड़ी बैठक में जीत का मंत्र अपने कार्यकर्ताओं को देंगे।